कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान मिट चुके हैं और चूहों ने अपनी नई सभ्यता बसा ली है। पर क्या चूहों से बनी ये गामानुष जाति भी अपनी बुद्धि और नफरत के जाल फंस जाएगी? ये दास्तान सत्ता के लालच और विज्ञान के विनाशकारी खेला पर एक जोरदार प्रहार है। चलिए सुनते हैं भविष्य की परछाइयों से निकली ये बेहद दिलचस्प कहानी, गामा मानुष। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उससे लगभग 30 साल पहले ही धरती से मानव जाति का नामो निशान मिट चुका था। अब आप ये तर्क कर सकते हैं कि जब हम सब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं तो ये कहानी लिख कौन रहा है और इसे पढ़ कौन रहा है। पर आप इसकी चिंता न करें। लेखक और पाठक दोनों ही समय और स्थान के बंधनों से आजाद हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं। अब सुनिए कि असल में हुआ क्या था। बड़े बड़े राष्ट्रों के जो आका थे उनके बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। धीरे धीरे कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। हर कोई अपनी अपनी भाषा में बस यही राग अलाप रहा था कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और जो हमसे असहमत है वो सबसे बड़ा दुष्ट है। आखिरकार जब इन कर्ता धर्ताओं ने अपने विज्ञानियों और सलाहकारों से मशवरा किया और ये तय कर लिया कि जब तक सामने वाले को जड़ से मिटाया नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं मिलेगा, तब उन्होंने एक दूसरे पर अनाहिलियम बम छोड़ दिए। विज्ञान के इस नए आविष्कार के सामने पुराने जमाने के यूरेनियम बम रुई भरे तकिए जैसे मामूली थे। हर देश के बम विशेषज्ञों को पूरा भरोसा था कि दुश्मन की तैयारी पूरी होने से पहले ही वे अपना काम तमाम कर देंगे। पर बदकिस्मती से सबकी तैयारी एक साथ पूरी हुई और जासूसों के जरिए एक दूसरे का इरादा भांपते हुए सबने एक ही शुभ घड़ी में ब्रह्मास्त्र का बटन दबा दिया। कोई भी देश बच नहीं सका। पूरी मानव जाति, उनके बड़े बड़े कारनामे, पशु पक्षी, कीट पतंगे और पेड़ पौधे सब एक पल में राख हो गए। लेकिन जान बड़ी ढीठ चीज है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानती। समंदर की गहराइयों में, पहाड़ों की गुफाओं में और कुछ वीरान द्वीपों पर कुछ वनस्पतियां और छोटे जीव बच गए। हमें उनके बारे में ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने नया इतिहास रचा। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और कोलकाता जैसे बड़े शहरों की सड़कों के नीचे गहरे गटरों और नालों में लाखों करोड़ों चूहे रहा करते थे। बमों की मार से ज्यादातर तो खत्म हो गए, पर कुछ युवा नर नारी चूहे किस्मत से बच निकले। सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि बमों से निकली गामा किरणों के असर से उनकी प्रजाति के लक्षणों में एक हैरत अंगेज बदलाव आया, जिसे जीव विज्ञान की भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। कुछ ही पीढ़ियों के भीतर उनके शरीर के बाल और पूंछ झड़ गए, आगे के 2 पैर इंसानी हाथों जैसे हो गए और पिछले पैर इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने सीधा खड़ा होना और चलना सीख लिया। उनका मस्तिष्क बड़ा हो गया और गले से तीखी चूं चूं की जगह साफ साफ बोली निकलने लगी। एक शब्द में कहें तो उनमें इंसानों वाले सारे गुण आ गए। जैसे पौराणिक कथाओं में कर्ण सूर्य के वरदान से कवच और कुंडल लेकर जन्मे थे, वैसे ही ये जीव भी गामा किरणों के असर से कुशाग्र बुद्धि और तेज तरक्की की संभावना लेकर इस धरती पर प्रकट हुए। एक मामले में चूहों की प्रजाति पहले से ही इंसानों से बेहतर थी, वह थी उनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार। अब ये ताकत और भी बढ़ गई थी। इन नए बिना पूंछ वाले 2 पैरों पर चलने वाले प्रतिभावान प्राणियों को मैं चूहा कहकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। वैसे भी इनके लिए बार बार चूहों वाली शब्दावली का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। मेरा मानना है कि इन्हें इंसान ही समझा जाना चाहिए। पर हम जैसे पुराने इंसानों और इनमें फर्क समझने के लिए गामा किरणों के इन वरपुत्रों को हम गामानुष कहेंगे। अब मुझे एक थोड़ी पेचीदा बात समझानी होगी। जो लोग इतिहास पर शोध करते हैं वे मोटे तौर पर 25 साल को इंसान की एक पीढ़ी मानते हैं। इस हिसाब से 18,000 सालों में 720 पीढ़ियां गुजरती हैं। हमारे 720वें पूर्वज भला कैसे रहे होंगे? नृविज्ञानियों का कहना है कि वे पुराने पाषाण युग के लोग थे जिन्हें न खेती आती थी, न कपड़े पहनना और न ही खाना पकाना। वे कच्चा मांस खाते थे और गुफाओं में रहते थे। सोचकर देखिए, सिर्फ 720 पीढ़ियों में हमने कितनी हैरतअंगेज तरक्की कर ली है। इंसानों की एक पीढ़ी जहां 25 साल की होती है, वहीं चूहों से विकसित इन गामानुषों की एक पीढ़ी सिर्फ 15 दिन की होती है, क्योंकि वे जन्म के 15 दिन बाद ही अपनी वंश वृद्धि करने के काबिल हो जाते हैं। मानव जाति के विनाश के बाद जो 30 साल गुजरे हैं, उस दौरान गामानुषों की 720 पीढ़ियां जन्म ले चुकी हैं। यानी गामानुषों के 30 साल हमारे 18,000 सालों के बराबर हैं। अगर शक हो तो आप खुद गणित लगाकर देख सकते हैं।
इन 30 सालों के भीतर ही गामानुषों ने बड़ी तेजी से सभ्यता के शिखर को छू लिया है। इंसान जिस विज्ञान, कला और वैभव पर घमंड करता था, वो सब गामानुषों को हासिल हो चुका है। बेशक उनकी सभी शाखाएं एक जैसी सभ्य और ताकतवर नहीं रहीं। उनके बीच भी जातिवाद, गोरे काले का भेद, राजनीति, छोटे बड़े राष्ट्र, साम्राज्य, गुलाम प्रजा, ईर्ष्या द्वेष और व्यापारिक होड़ मौजूद है। युद्ध भी खूब हुए हैं। बार बार के भयानक टकरावों के बाद कुछ दूरदर्शी गामानुषों के मन में ये नेक ख्याल आया कि आखिर इस झगड़े की जरूरत ही क्या है? कि हम सब मिलकर शांति से नहीं रह सकते? हमारी आज की सभ्यता बेमिसाल है। हमने कुदरत के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा लिया है, प्रचंड प्राकृतिक शक्तियों को अपने वश में कर लिया है, शारीरिक और सामाजिक बीमारियों को जड़ से मिटा दिया है और दर्शन तथा नीति शास्त्र में अगाध ज्ञान हासिल किया है। हमारे राष्ट्र प्रमुख और बड़े बड़े विज्ञानी अगर मिलकर कोशिश करें तो अलग अलग राष्ट्रों के हितों के बीच तालमेल जरूर बिठाया जा सकता है। समाज सेवकों और विद्वानों के दबाव में आकर राष्ट्रपतियों ने एक बहुत बड़ी विशाल सभा बुलाई। अलग अलग देशों से नामी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, विज्ञानी और साहित्यकार बड़े उत्साह के साथ उस सभा में शामिल होने आए। कुछ बिन बुलाए मेहमान भी तमाशा देखने पहुंच गए। उन वक्ताओं के असली नाम अगर गामानुष भाषा में बोलूं तो पाठकों को समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ कुछ काल्पनिक नाम दे रहा हूं जो सुनने में आत्मीय लगे और बोलने में आसान हो। हमारे यहाँ तो दस्तूर है कि किसी भी सभा के शुरू होने से पहले गाना बजाना हो या बीच बीच में कोई नृत्य कार्यक्रम चले, पर इन ताकतवर गामानुषों का रसबोध कुछ अलग है। वे कहते हैं कि पहले पूरा काम फिर मनोरंजन। उनकी जिंदगी भी छोटी होती है, इसलिए वो भाषणों को लंबा नहीं खींचते बल्कि फटाफट खत्म करते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष चेंग लिंग ने सबको समझा दिया कि इस सभा में चाहे जो हो जाए विश्व शांति का रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना गामानुष जाति की खैर नहीं। अध्यक्ष के संबोधन के बाद एक कम अमीर देश के प्रतिनिधि काउंट नटेन्फ ने कहा, दुनिया की धन दौलत का बंटवारा बिल्कुल भी इंसाफ के साथ नहीं किया गया है और यही वजह है कि विश्व शांति नहीं हो पा रही है। कुछ देशों ने गलत तरीकों से बड़े बड़े साम्राज्य बना लिए हैं और ढेर सारा कच्चा माल और गुलाम प्रजा अपने वश में कर ली है। बहुत सारी कॉलोनियां भी हथिया ली हैं, लेकिन हम जैसे लोग इससे वंचित रह गए। हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े बंद हों तो विश्व की संपत्ति का आधा हिस्सा हमें भी देना होगा। सबसे बड़े साम्राज्य के प्रतिनिधि लॉर्ड ग्रैबर्थ ने कहा, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ही ये जरूरी है कि हमारे पास एक विशाल साम्राज्य रहे। साम्राज्य चलाने का जितना अनुभव हमारे पास है उतना किसी और के पास नहीं है। हम मजबूत रहेंगे तो आप सब भी सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको कच्चा माल चाहिए तो वाजिब शर्तों पर हम कुछ दे सकते हैं, पर हमारे साये में जो पिछड़े हुए देश हैं उन पर बुरी नजर मत डालना। हम तो बस उन देशवासियों के रखवाले हैं। जैसे ही वे काबिल होंगे हम आजाद कर देंगे। हम किसी का बुरा नहीं करते। अगर कोई खतरा है तो वो जनरल कौफ का वो बड़ा सा देश है। उनके देश में आजाद व्यापार और निजी कारोबार नहीं है। वहां सब कुछ सरकार के कब्जे में है। वहां वे ऊंचे और रईस लोग ही नहीं हैं जो समाज का सिर होते हैं। उनके गलत उदाहरणों से हमारे मजदूर भी बिगड़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उनकी गंदी नीतियों और सस्ते माल से पूरी दुनिया भर जाएगी, जिससे हमारे धर्म और व्यापार का नाश हो जाएगा। अगर शांति चाहते हैं तो पहले इन्हें सबक सिखाना होगा। जनरल कौफ ने अपनी मोटी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मेरे दोस्त लॉर्ड ग्रैबर्थ ने कितना बड़ा झूठ बोला है ये आप सब समझते हैं। असल में उनका देश ही हम सबको दबाकर रखे हुए है। उन्होंने रिश्वत देकर हमारे देश में कई बार बगावत कराने की कोशिश की है। इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एक गुलाम देश के जन नेता अबल दास जी बोले, लॉर्ड ग्रैबर्थ ने रखवाली की जो दलील दी है वो सिर्फ ढोंग है। हम काबिल हैं या नहीं इसका फैसला करने का हक अगर वे अपने हाथ में रखेंगे तो हमारी गुलामी कभी खत्म नहीं होगी। इस सभा का इकलौता मकसद साम्राज्यों को जड़ से मिटाना और हर जाति की आजादी को मानना होना चाहिए। गुलाम देश ही नफरत और हिंसा की असली जड़ है। महातपस्वी निश्चिंत महाराज आंखें मूंदे बैठे थे। अब मौन तोड़ते हुए उन्होंने अबलदास की पीठ पर स्नेह से हाथ फिराया और बोले, बस कोई चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरी तपस्या के प्रभाव से तुम सबको समय आने पर सफलता मिलेगी। गौरी शंकर के शिखर पर रहने वाले महर्षियों के साथ मेरा हमेशा वैचारिक आदान प्रदान होता रहता है। वे सब मुझसे सहमत हैं। कर्मयोगी धर्मदास जी बोले, इन बेकार की बातों से कुछ नहीं होने वाला।
पहले सबको अपना चरित्र सुधारना होगा, तभी शासन में सद्बुद्धि आएगी। मेरा समाधान बहुत सरल है, सब शाकाहारी बन जाओ, हर तरह की विलासिता त्याग दो और 1 महीने इंसानों के हिसाब से 50 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस समय में बूढ़े अपने आप मर जाएंगे और नए बच्चे पैदा नहीं होंगे, जिससे दुनिया की आबादी आधी रह जाएगी। फिर युद्ध, अकाल या महामारी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र धर्म के रास्ते पर चलकर सबकी जरूरतें पूरी होंगी। पंडित सत्यकाम जी बोले, मैंने बहुत गहराई से सोचा है, तर्क वितर्क या किसी चमत्कार से कुछ नहीं होगा। शाकाहार, विलासिता का त्याग और ब्रह्मचर्य, ये सब बातें बेकार हैं। ये कठोर नियम हमारी प्रकृति के खिलाफ हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए इन्हें थोपा नहीं जा सकता। हमें जरूरत है तो सिर्फ सच बोलने की। अगर इस सभा के सदस्य अपने मन के किवाड़ खोलकर ईमानदारी से अपनी मंशा जाहिर कर दें तो विश्व शांति का रास्ता आसानी से निकल सकता है। हमने विज्ञान में बेहिसाब तरक्की की है, पर गामानुष के चरित्र का कुछ नहीं बदल पाए। इसकी वजह यह है कि विज्ञानी जो परीक्षण करते हैं उसमें छल नहीं होता, जड़ प्रकृति धोखा नहीं देती, इसलिए सच जानना आसान होता है। लेकिन देश के आका झूठ के बिना एक कदम नहीं चल सकते। जब तक ये अपने छिपे हुए इरादे साफ साफ नहीं बताएंगे, तब तक शांति का रास्ता नहीं निकलेगा। बीमारी के सारे लक्षण जाने बिना इलाज कैसे मुमकिन है? लॉर्ड ग्रैबर्थ ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर कोई अपने मन की बात बताना ही न चाहे तो किसके पास इतनी ताकत है कि उसे बाहर खींच सके? आप सच कहलवाएंगे कैसे? जनरल कॉम्फ बोले, दवा पिलाकर। सोडियम पेंटोथॉल का नाम सुना है? इसके असर से हर कोई बेबस होकर सच बोल देता है। हमारे देश में विद्रोहियों को यही पिलाकर उनका गुनाह कबूल करवाया जाता है और फिर फटाक से गोली मार दी जाती है। हम मुकदमों में वक्त बर्बाद नहीं करते और वकीलों को भी फालतू पैसा नहीं देते। विश्व प्रसिद्ध चतुर और बुजुर्ग डॉक्टर भृंगराज नंदी बोले, बेवकूफ बेवकूफ, सब बेवकूफ हैं। पेंटोथल से आदमी जड़बुद्धि हो जाता है। सच तो बोलता है पर उसकी सोचने समझने की ताकत छिन जाती है। हम यहां नशा करके गप्पे लड़ाने नहीं आए हैं, बल्कि विश्व राजनीति की पेचीदा समस्याओं को सुलझाने आए हैं। पेंटोथल का काम नहीं चलेगा। मेरा अभी खोजा गया वेरासिटिन इंजेक्शन देना होगा। ये गांजे से बना एक बहुत ही भोला सा पदार्थ है, पर अचूक है। आप चाहे कितने ही मंझे हुए चालबाज क्यों ना हो, ये आपकी गर्दन पकड़कर आपसे सच उगलवाएगा। फिर भी आपकी बुद्धि पर कोई आंच नहीं आएगी। इसके किसी बुरे असर का भी डर नहीं है। 1 घंटे बाद असर खत्म हो जाएगा, फिर आप जितना चाहे उतना झूठ बोल सकते हैं। दवा मेरे पास ही है। अगर अध्यक्ष महोदय आदेश दें तो मैं 1 पल में सबको सच बोलने वाला बना सकता हूं। काउंट नटिन्फ ने पूछा, क्या इसका परीक्षण हुआ है? भृंगराज ने जवाब दिया, बिल्कुल हुआ है। ढेरों चूहों और गिनी पिग पर आजमाया जा चुका है। जनरल काम्फ ठहाका लगाकर बोले, भला चूहों का भी कोई सच या झूठ होता है क्या? क्या आप उनकी भाषा जानते हैं? नंदी बोले, हाँ बिल्कुल जानता हूं। मैं उनके हाव भाव से सब समझ जाता हूं। अगर वे अपनी पूंछ बाईं ओर हिलाएं तो समझिए इरादा नेक नहीं है, वे अपनी बात छिपा रहे हैं। और अगर दाईं ओर हिलाएं तो मान लीजिए उनके मन में कोई छल नहीं है। इसके अलावा मैंने अपने एक चेले पर भी इसका प्रयोग किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। अध्यक्ष चेंगलिंग ने कहा, शक की कोई गुंजाइश क्यों रखें, यहीं आजमा कर देख लेते हैं। कौन वॉलंटियर बनना चाहता है? कोई विज्ञान प्रेमी है? आगे आइए। धर्मदास जी डॉक्टर नंदी के पास आए और हाथ बढ़ाकर बोले, मैं तैयार हूं, दीजिए इंजेक्शन। नंदी ने फौरन जेब से एक बड़ी सी मैगजीन सिरिंज निकाली और धर्मदास के हाथ में चुभाकर करीब 15 बूंदें भीतर डाल दी। दवा के असर के लिए 2 मिनट का समय देकर अध्यक्ष बोले, धर्मदास जी अब अपने मन की बात खुलकर बताइए। धर्मदास बोले, शाकाहारी भोजन, खाने में मसालों का त्याग, हर मामले में सादगी और अखंड ब्रह्मचर्य। हालांकि मैं भी कभी कभी अपने आदर्शों से भटका हूं। जनरल काफ हंसते हुए बोले, इन पागलों पर परीक्षण करना बेकार है। ये सामान्य हालत में भी ज्यादा झूठ नहीं बोलते। ये जिस बात पर यकीन करते हैं उसी का प्रचार करते हैं। आइए मुझे ही इंजेक्शन दीजिए। सच हो या झूठ, मुझे किसी बात से परहेज नहीं है। लॉर्ड ग्रैबर्थ बहुत बेचैन होकर काफ का हाथ पकड़कर बोले, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, इन गंदी बातों में मत पड़िए। जिस आदमी में जरा भी आत्मसम्मान है वो क्या कभी इसके लिए तैयार होगा? अपने इरादों को छिपाकर रखना हमारा ईश्वर का दिया हुआ अधिकार है। एक हाथुड़े डॉक्टर के चक्कर में पड़कर हम उसे छोड़ नहीं सकते। मैं मानता हूं कि कोरा झूठ बहुत ही भद्दा होता है, लेकिन बारीक और सुथरा झूठ एक बहुत कीमती हथियार है। अगर उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। संवरा हुआ झूठ ही सभ्य समाज का सहारा और उसकी ओट है।
सारे सामाजिक तौर तरीके और राजनीति उसी पर टिकी हुई है। क्या आपको शर्म नहीं आती? इस सभा के बीच नंगा होना और मन की बात जाहिर करना दोनों एक ही बात। जनरल कॉन्फ पीछे नहीं हटे। उन्होंने ग्रैबरेथ की मुट्ठी से अपना हाथ जोर से छुड़ाकर आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर नंदी ने भी उसी वक्त सुई चुभा दी। उसके बाद कॉन्फ ने दोनों हाथों से ग्रैबरेथ को जकड़ लिया और बोले, जल्दी कीजिए, इसे भी चुभा दीजिए, थोड़ा ज्यादा डोज दीजिएगा। डॉक्टर भृंगराज नंदी ने वेरासेटिन की डबल डोज चढ़ा दी। कॉन्फ की उन मोटी और बालों वाली बाहों की जकड़ में छटपटाहट करते हुए ग्रैबरेथ बोले, ये कैसा अत्याचार है? आपने अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। अध्यक्ष महोदय, आप बिल्कुल निकम्मे हैं। उठिए और अभी के अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री को फोन लगाइए। कॉन्फ बोले, बड़ा ही ढीठ मरीज है, बीमारी रग रग में समाई हुई है, 2 डोज और लगाइए। डॉक्टर नंदी ने बिना कुछ कहे एक बार फिर सुई चुभा दी। उसके बाद ग्रैबरेथ धीरे धीरे शांत हुए और मध्यम आवाज में बोले, सिर्फ हम दोनों को ही क्यों, उस बदमाश और गुंडे नटेनफ को भी दीजिए। नटेनफ घूसा तानकर ग्रैबरेथ की ओर झपटे। कॉन्फ ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरिए ठहरिए, सच बोलने से इतना डर कैसा? आखिर हम सब एक दूसरे के इरादों को जानते ही हैं, तो इसे साफ साफ कहने में भला क्या हर्ज है? नटेनफ ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मेरी चिंता की वजह कुछ और ही है। अंतर्राष्ट्रीय कलह से कहीं ज्यादा खौफनाक पारिवारिक कलह होती है। तभी दर्शकों की गैलरी से काउंटेस नटेनॉफ गला फाड़कर चिल्लाई, जबरदस्ती सुई चुभा दो इसे, ये काउंट महा झूठा है, इसने उम्र भर मुझे धोखा दिया है। इस शोर शराबे का फायदा उठाकर डॉक्टर नंदी घुटनों के बल रेंगते हुए आ गया है और नटेनॉफ को वेरासेटिन का इंजेक्शन लगा दिया। नटेनॉफ की पत्नी चीखकर बोली, अब सच उगल, बता कौन कौन है तेरी माशूकाएं? अध्यक्ष चेंगलिंग बोले, इतनी जल्दी क्या है, प्रेमिकाएं कहीं भागी नहीं जा रही हैं, अभी हमें अपना काम करने दीजिए। लॉर्ड ग्रैबरेथ, काउंट नटेनॉफ, जनरल कांत, अब आप सब एक एक करके बताइए कि आपके राजनीतिक मकसद क्या है। ग्रैबरेथ बोले, हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही एकमात्र राजनीति है। दूसरों की भलाई करना अपनों के बीच तो अच्छा लगता है, पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सभ्य असभ्य, ताकतवर कमजोर, हर जाति से जितना हो सके उतना वसूलना चाहते हैं। इसमें सही गलत की कोई बात ही नहीं आती। दूध पीते समय भला बछड़े के दुख की चिंता कौन करता है? जब आप मांस या किसी और जरूरत के लिए गाय, भेड़, बाघ, सांप, चूहा, मच्छर मारते हैं, तब क्या आप उस जीव के भले के बारे में सोचते हैं? पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो क्या आप अहिंसा के नाम पर पत्थर खाकर जिंदा रह सकते हैं? हम हर तरह का सुख भोगना चाहते हैं और उसके लिए हर तरह का बुरा काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे बेरोकटोक आगे बढ़ने के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। शक्तिशाली दुश्मन है और हमारी अपनी जनजात कोमलता, जिसे मूर्ख लोग विवेक या धर्म ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा अपनों और दोस्तों की तरह दिखने वाले गैरों के बीच भी कुछ कमजोर दिल और धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। उन्हें हर समय झांसा देना मुमकिन नहीं होता। उन्हें शांत रखने के लिए कभी कभी थोड़ा त्याग करना पड़ता है। इस सभा का जो मकसद है वो कभी पूरा नहीं होगा। विरोधियों के डर से मजबूरी में कभी कभी हम स्वार्थ का थोड़ा सा त्याग कर सकते हैं, पर किसी पक्के इंतजाम के लिए तैयार नहीं है। आज जो हिस्सा हम छोड़ेंगे, मौका मिलते ही कल उसे फिर से कब्जा लेंगे। आप सब विकासवाद यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो जानते ही हैं, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नटेन बोले, हमारी नीति भी बिल्कुल वैसी ही है। काम करने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, पर मंशा एक ही है। हम नस्ल के मामले में सबसे श्रेष्ठ हैं और पूरी दुनिया पर राज एक दिन हमारे हाथ में ही आएगा। छल, बल और कौशल से जैसे भी मुमकिन हो, हम अपनी मनोकामना पूरी करके ही रहेंगे। कांफ ने कहा, हम भी यही कहते हैं, पर आपके और हमारे तरीकों में बड़ा फर्क है। खुशकिस्मती से हमारा देश बहुत विशाल है, इसलिए अभी दूसरे देशों के शोषण की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी है, पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम अभी से अपना हाथ साफ कर रहे हैं। अबलदास जी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हाय हाय, इससे तो झूठ बोलना ही बेहतर था। तब कम से कम एक उम्मीद तो बची थी कि ये लोग अभी अपनी ताकत के नशे में चूर हैं। शायद बाद में इनकी न्याय बुद्धि जाग जाए। अच्छा लॉर्ड ग्रेबर्थ, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हम गुलाम जातियां धीरे धीरे ताकतवर हो रही हैं? आप चाहे कुछ भी कहें, दुनिया के हर देश में अब भी कुछ नेक लोग बचे हैं जो हमारे मददगार हैं। हम एक न एक दिन आजाद जरूर होंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि हमारे मन में जो नफरत जमा हो रही है, उसकी वजह से भविष्य में आपका क्या हश्र होगा? अगर आप अभी हमारे साथ कोई वाजिब समझौता कर लें और उसके लिए थोड़े से स्वार्थ का त्याग करें, तो भविष्य में हम आपको बिल्कुल खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये सीधी सी बात आप लोगों के पल्ले क्यों नहीं पड़ती? ग्रैबरेथ बोले, बिल्कुल पड़ती है,
पर सुदूर भविष्य में एक आना मिलने की उम्मीद में हम आज के पूरे 16 आने क्यों छोड़े? हमें अपने परपोतों के परपोतों की कोई चिंता नहीं है। अबलदास जी लंबी आह गारकर बैठ गए। निश्चिंत महाराज ने एक बार फिर उनकी पीठ पर हाथ सहलाया और बोले, डर किस बात का वत्स, मैं हूं ना। धर्मदास बोले, इस इंजेक्शन से भला क्या फायदा हुआ? ये सब तो हमें पहले से ही पता था। हमारे शास्त्रों में असुर स्वभाव के लक्षण बताए गए हैं। आज मुझे ये लाभ हुआ, अब अपनी इस इच्छा को पूरा करूंगा। ये धन मेरे पास है और ये भी मेरा हो जाएगा। उस दुश्मन को मैंने मार गिराया, अब बाकी दुश्मनों को भी खत्म कर दूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब सुखों को भोगने वाला हूं। मैं जो करता हूं वही सफल होता हूं। मैं ही बलवान हूं और मैं ही सुखी हूं। मैं रईस हूं, ऊंचे खानदान का हूं, भला मेरे जैसा और कौन है? अध्यक्ष ने सबकी ओर देखते हुए कहा, बड़े राष्ट्रों के आकाओं के इरादे तो पता चल गए, अब शांति के रास्ते पर चर्चा कीजिए। ग्राब्रत ने टेनॉफ और काफ एक सुर में बोले, हम बड़े मजे में हैं। ये शांति वांति सब बेकार की बातें हैं। हम बिना नाखून और बिना दांत वाले कोई सीधे साधे बेचारे नहीं बनना चाहते। हम तो बस एक दूसरे से छीना झपटी और लड़ाई झगड़ा करके बड़े आनंद के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इस सभा के एक सदस्य अब तक पीछे की ओर चुपचाप बैठे हुए थे। ये थे आचार्य व्योम वज्र, दर्शन और विज्ञान शास्त्री। एक गड्डी फुलस्केप कागज भी उनकी सारी उपाधियां लिखने के लिए कम पड़ जाए। अब वे खड़े होकर बोले, विश्व शांति का रास्ता मैंने खोज लिया है। डॉक्टर भृंगराज नंदी बोले, क्या आपके पास भी कोई इंजेक्शन है? व्योम वज्र ने जवाब दिया, दुनिया के करोड़ों लोगों को इंजेक्शन देना नामुमकिन है। सबसे सटीक तरीका है मेरा इजाद किया हुआ विश्वव्यापी शांति बम। उसके प्रभाव से हर तरफ शांति छा जाएगी। इस बम से जो अचानक किरणें निकलती हैं, वे कॉस्मिक किरणों से 1000 गुना सूक्ष्म हैं। उनके स्पर्श से मन शुद्ध हो जाता है, काम क्रोध लोभ का नाश होता है और आत्मा को बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ग्रेब्रत चौंक कर बोले, खबरदार, यहां कोई राज मत खोलिए। आपने हमारे पैसे से शोध किया है। आपको जो भी कहना है हमारे प्रधानमंत्री को अकेले में कहिएगा। नटेनफ उछलकर बोले, वाह, हमने ही तो इनके सारे खर्च उठाए हैं, बम हमारा है। कांफ बोले, आप सब बिल्कुल झूठे हैं। हमारा देश बहुत समय से इनकी मदद करता आ रहा है। इनकी खोज सिर्फ हमारी जायदाद है। व्योमवज्र ने दोनों हाथों से अभयदान देते हुए कहा, आप लोग परेशान न हो, मेरे बम पर आप सबका हक है। आप सबको इसका फायदा मिलेगा। अबलदास जी, आपकी गुटबाजी और सारी मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी। ये कहते हुए वे एक छोटी सी पोटली खोलने लगे। सभा में भारी हंगामा शुरू हो गया। ग्रेब्रथ, नटेनफ, कांफ और बाकी सभी देशों के प्रतिनिधि उस पोटली को छीनने के लिए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करने लगे। धर्मदास बोले, व्योमवज्र जी, अब और देर क्यों कर रहे हैं? चला दीजिए अपना बम। व्योमवज्र को कुछ करना ही नहीं पड़ा। सदस्यों की छीना झपटी में वो बम उनके हाथ से गिर गया और किसी पटाखे की तरह फट गया। न कानों में कोई आवाज आई, न आंखों में कोई चमक दिखी। आवाज और रोशनी की लहरें इंद्रियों तक पहुंचतीं, उससे पहले ही पूरी गामानुष जाति की महसूस करने की ताकत ही खत्म हो गई। थोड़ी देर सन्न रहने के बाद ग्राब्रथ बोले, शास्त्री जी का बम तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें बराबरी, भाईचारा और आजादी सब मिल गई है। नटेनफ, कौंफ, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं यार। अवलदास, तुम भी मेरे सगे रिश्तेदार जैसे हो। मैंने एक नया अंतर्राष्ट्रीय गान बनाया है, सुनो। भाई भाई एक जगह, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, आओ अब थोड़ा गले मिल लिया जाए। निश्चिंत महाराज ने अबलदास की पीठ थपथपाते हुए गर्व से कहा, मैंने कहा था ना। सभा में विजयदशमी और ईद की मुबारकबाद जैसा भाईचारा उमड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद नटेनफ बोले, आइए भाई साहब, अब दुनिया के कोयले, तेल, गेहूं, गाय, भेड़, सुअर, कपास, चीनी, रबर, लोहे, सोने और यूरेनियम वगैरह का बंटवारा कर लिया जाए। हर इंसान का बराबर हिस्सा, क्या ख्याल है? व्योमवज्र मुस्कुराते हुए बोले, इसकी अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबको इस नश्वर शरीर से मुक्ति मिल गई है और अब आप सब निराकार हवा बन चुके हैं। अब आप चाहें तो नरक में जा सकते हैं या दोबारा जन्म ले सकते हैं या फिर पूरी तरह गायब हो सकते हैं, जैसी जिसकी मर्जी। कौंफ बोले, आप क्या कहना चाहते हैं कि हम मर के भूत बन गए हैं? मैं भूत नहीं मानता। व्योमवज्र बोले, भले मत मानिए, उससे दूसरे भूतों का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अपने बच्चों को खो चुकी ये धरती अब थोड़ा सुस्ता लेगी। उसके बाद वो फिर से नई जान से भर जाएगी। दुष्ट और निकम्मी औलाद के मिट जाने पर उसे कोई दुख नहीं है। समय अनंत है और पृथ्वी भी बहुत बड़ी है। वो अपनी मंथर चाल से चलती रहेगी।
10-20 लाख सालों में उसका धीरज नहीं टूटेगा। एक बेहतर प्रजाति को जन्म देने की उम्मीद में वो बार बार गर्भ धारण करेगी। समाप्त।